दोस्तों, ये कहानी है एक अमीर सेठ माखन चंद की। माखन चंद का बड़ा कारोबार और बेशुमार दौलत थी। उनको एंटीक्स कलेक्ट करने का शौक था। एक बार एक आर्ट गैलरी में उनकी नजर एक पेंटिंग पे पड़ी। ये पेंटिंग में एक बिल्डिंग जिसमें आग लगी है और धुआं निकल रहा है। सेठ जी को यह पेंटिंग पसंद आ गई और उन्होंने उसको खरीद लिया। $2.5 लाख की ये पेंटिंग को उन्होंने अपने बेडरूम की दीवार पे लगवाया। उस दिन शाम को माखन चंद अपने बेडरूम में पहुंच के बिस्तर पे लेटे ही थे तो उनके कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक बच्चे की रोने की आवाज थी। सेठ माखन चंद हड़बड़ा के उठे और हर जगह देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है। थोड़ा ढूंढने पर उनको अपने बेड के बाजू में ही एक गुड़िया पड़ी मिली। ये पुरानी सी गुड़िया थी जिसका मुंह और ड्रेस बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। सेठ जी को लगा कि उनके इतने सारे नौकर चाकर हैं, शायद उनमें से ही किसी की ये गुड़िया होगी। उन्होंने पूछवाया तो पता चला, साहब, यहाँ आपके कमरे में सफाई वाले के अलावा कोई नहीं आता और कोई बच्ची भी नहीं है किसी की। हमें पता नहीं ये गुड़िया कहाँ से आई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर माखन चंद अपने कमरे में जाके सो गए। उनको नींद लगी ही थी कि उनको फिर से कुछ आवाज सुनाई दी। एक पल को उनको लगा कि शायद उन्होंने कोई सपना देखा हो, पर जैसे ही वो करवट बदल के फिर से सोए, उनके कानों में वो आवाज साफ साफ सुनाई दी। सेठ जी की नींद फौरन खुल गई और वो आंख मलते हुए उठे। उनके उठते ही वो आवाज आना बंद हो गई। इस बार वो आवाज को नजरअंदाज कर वापस चादर से सर ढक के सो गए और सर ढकते ही वो आवाज फिर से सुनाई देने लगी। वो जाग चुके थे पर फिर भी उन्हें वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब तो आवाज इतने जोर जोर से आ रही थी कि जैसे उनके ही कमरे में कोई बच्ची रो रही हो। सेठ जी हड़बड़ाहट में उठे और अपने चारों तरफ देखने लगे। वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उनकी नजर दीवार पे टंगी उस पेंटिंग पे गई। सेठ जी को आभास हुआ कि ये आवाज उस पेंटिंग में से ही आ रही है। वो हिम्मत करके उस पेंटिंग के पास गए। उन्होंने पास जाके उस पेंटिंग को गौर से देखा। फिर उन्होंने जो देखा उसे देख के उनके होश उड़ गए। वो पेंटिंग जिसमें बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, उसमें एक खिड़की में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वो बच्ची जोर जोर से अपना हाथ हिला रही थी। अब वो पूरा मंजर उनको सुनाई दे रहा था, मानो ये सब उनके सामने ही हो रहा हो। ये देख के सुन के उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके सामने एक छोटी बच्ची थी जो बिल्डिंग में जल रही थी, रो रही थी और उनसे मदद मांग रही थी। न जाने उनके मन में क्या आया।
उन्होंने फौरन उस पेंटिंग को दीवार से उतारा और अपने कमरे में रखे एक मछलियों के एक्वेरियम में डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने उस पेंटिंग को पानी में डाला, उनकी आंखों के ही सामने उस पेंटिंग के सारे रंग धीरे धीरे काले पड़ने लगे, मानो राख हो। फिर जल्दी ही वो पेंटिंग एक कोरे कैनवस में बदल गई, जैसे हमेशा से ही खाली हो। तभी उनके कान में एक और आवाज आई, थैंक यू अंकल। वो आवाज सुन के सेठ जी को इतना सुकून मिला कि वो चैन की नींद सो पाए। फिर अगले दिन उन्होंने उस पेंटिंग की हिस्ट्री के बारे में पता करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि वो पेंटिंग एक आर्टिस्ट ने लाइव लोकेशन पे बनाई थी, जहां एक बिल्डिंग में आग लग रही थी। शायद वो बच्ची उस कमरे में से मदद मांग रही होगी। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। मेरा जन्म इंदौर में हुआ और यहाँ भोपाल में बैरागढ़ में रहता हूँ। कुछ समय से मेरा वक्त खराब चल रहा है। मेरी नौकरी छूट गई और साल भर से बेकार बैठा हूँ। घर की हालत बहुत खराब है, बस इधर उधर से उधार लेता रहता हूँ। कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। शायद इस सब से डिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि मैं सही और गलत में फर्क नहीं कर पाया। अभी कल ही की बात है। सलीम भाई कुछ काम दिला दो, कुछ भी काम दिला दो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है भाई। अच्छा ठीक है, चल आज रात को मेरे साथ चल, एक काम बताता हूँ। बैठ जा, चल तेरे लिए एक काम मिला है। सलीम भाई 12 बज रहे हैं, कुछ गलत काम तो नहीं करना है ना? ए चुप, एक दिन का 5,000 दूंगा तेरे को। इतना पैसा सही काम से भी नहीं मिलेगा। तुझे काम नहीं करना है तो बता दे, मैं किसी और से करवा लूंगा। करना है भाई, पर कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। देख छोरे, चोरी करनी है और डर की कोई बात नहीं है। कब्रिस्तान से लाश चुरानी है, वैसे भी जमीन में बेकार पड़ी है। काम गैर कानूनी है, पर इतनी रात वहाँ कोई नहीं होता। कब्रिस्तान जाना है, कब्र खोदनी है, लाश गाड़ी में डालनी है और यहाँ से 9-2-11 कुडल फावड़ा का काम है और 2 घंटे में काम खत्म। अच्छा भाई ठीक है, पैसों की ज़रूरत ना होती तो ऐसा काम कभी ना करता। और थोड़ी देर में सलीम ने वैन कब्रिस्तान के पास लगा दी। सलीम भाई, यहाँ बहुत सन्नाटा है, थोड़ा डर लग रहा है। जब तक सन्नाटा है सब ठीक है, अगर हलचल होगी तब डरना। रुक साहिल, ये कब्र ठीक है, यही खुदाई करते हैं। अच्छा भाई। भाई बहुत मेहनत का काम है। बस होने आया, खोदता रहे। फिर किसी तरह से हमने कब्र को खोद के लाश को बाहर निकाल लिया। सलीम भाई और मैंने लाश को गाड़ी में डाल दिया। बहुत डर लग रहा है भाई। हो गया काम, बस यहाँ से निकल के लाश डिलीवरी करके पैसा उठाना है। रुक जरा, मैं जरा सुसु करके आया। भाई मैं भी आ रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। चल निकलते हैं। भाई उधर देखो, वहाँ कोई बैठा है। वहीं पे तो हम लोग खुदाई कर रहे थे। क्या बात कर रहा है? इतनी रात का कौन होगा?
भाई भाई गाड़ी में लाश नहीं है। कहाँ गई? रखी तो थी हमने। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बैठ बैठ, जल्दी गाड़ी में बैठ। भाई भूत प्रेत का मामला लगता है, जल्दी निकलो यहाँ से। देखना मत उस तरफ, अभी 2 मिनट में यहाँ से बाहर होंगे। किसी तरह से हम लोग वहां से भाग पाए और अब कसम खा ली है कि भले ही भूखा मर जाऊं पर पैसों के लिए ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। रोहित को जिम जाना बहुत अच्छा लगता था। वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करता था, दिन में 10 लीटर दूध पीता, 20 अंडे खाता और पौष्टिक खाना खाता। उसका एक ही सपना था कि वो मिस्टर इंडिया बने और सब उसको पहचानने लगे। उसका कोच सुरेश उसको हमेशा गाइड करता था। रोहित, डंबल्स को ऐसे पकड़ो, इससे तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी और यही सही तरीका है एक्सरसाइज करने का। सुरेश बहुत ही लालची था और उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। एक बार एक सेल्समैन ने सुरेश को एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा दिया और बोला कि इस पाउडर को अपने जिम में आने वाले को बेचो, 20% कमीशन मिलेगा। पर इस प्रोटीन पाउडर से एक आदमी मर गया था पिछले महीने, तुम ये पाउडर क्यों बेच रहे हो? कोई इस पाउडर को खा के नहीं मरा, ये तो अफवाह थी। अच्छा सुनो, तुम 30% कमीशन रख लो, पर ये प्रोटीन पाउडर जरूर बेचना। सुरेश को लगा कि 30% का सौदा अच्छा है। उसने सेल्समैन से प्रोटीन पाउडर ले लिया। रोहित भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सर जी, क्या लाए आप मेरे लिए? प्रोटीन पाउडर। अभी ये पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने, बहुत अच्छा है। ये तुम्हें मिस्टर इंडिया बना देगा, इसे यूज करो। बहुत बढ़िया सर, पर इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना? मुझे दवाई से रिएक्शन जल्दी होता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। अरे नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा सर। रोहित ने सुरेश से प्रोटीन पाउडर लिया और पैसे दिए। रोहित ने घर जाके पाउडर खाया। उसका सर भारी होने लगा। वो वर्कआउट करके थक चुका था। वो अपने कमरे में जाके सो गया। फिर आधी रात में रोहित को जोर से सर दर्द होने लगा। वो घबरा के उठ गया। ये सर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दवाई खा लेता हूं। हाँ, अरे मैं शीशे में नजर क्यों नहीं आ रहा? पर मेरे हाथ में जो ग्लास है वो तो हवा में उड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? लगता है मैं अभी भी नींद में हूं। अरे ये मेरे पलंग में कौन लेटा है? पर ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है, मेरे कपड़े पहना है। ये क्या हो रहा है? ये तो मैं हूं। पर अगर ये मैं हूं तो मैं कौन हूं? ये तो मर गया है, मैं मर गया हूं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं मिस्टर इंडिया बने बिना नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता। मुझे इसका रिएक्शन हुआ है, पर सुरेश ने तो बोला था कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसने मुझसे झूठ बोला। इतने से पैसों के लिए उसने मेरी जान ले ली। मेरा परिवार, मेरे सपने सब टूट गए। सुरेश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर रोहित सुरेश के घर की तरफ बढ़ा। रोहित सुरेश को उसके घर में ढूंढने लगा।
तभी उसे वो पाउडर के और डिब्बे दिखे, साथ में बिल भी रखा था। रोहित को सारा किस्सा समझ आ गया। वो उसमें से एक डब्बा लेके सुरेश की बेडरूम में गया। ये कमबख्त मुझे मार के यहाँ सोया पड़ा है। फिर रोहित उसके रूम में रखे एक शोल्डर लैट पुल डाउन मशीन पे एक्सरसाइज करने लगा। वजन की आवाज होने लगी, जिससे सुरेश आंख मलता हुआ उठ गया। अरे ये मशीन अपने आप कैसे चल रही है? इस पे तो कोई नहीं है। सुरेश सर, सबको सुला के उठ गए? कौन है वहां? सर, आपका मिस्टर इंडिया। आपने तो मुझे सच में मिस्टर इंडिया बना दिया। अब मैं किसी को नजर नहीं आता हूं। कौन? रोहित? कुछ पल के लिए सन्नाटा हो गया और तभी वो प्रोटीन पाउडर का डब्बा सुरेश की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो रोहित? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सर डरो नहीं, मैं आपको 90% कमीशन दूंगा। ये बोलकर रोहित ने सुरेश के मुंह में सारा डब्बा खाली कर दिया। उसके बाद बाजू में पड़े डंबल्स उठाए। सर, आपने मुझे सही तरीका बताया था डंबल्स उठाने का। अरे सर, ये डंबल संभल नहीं रहे मेरे से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो है मुंबई में स्थित एक जगह जोगेश्वरी। यहाँ काफी किस्से हैं वैसे, पर उनमें से ही एक है। यार क्या फालतूगिरी है। ये नेता लोग आज फिर हमारे ग्राउंड पे कब्जा कर लिया, रैली निकाल रहे हैं। अब हम कहाँ खेले? फिर कहते हैं कि इंडिया स्पोर्ट्स में मेडल क्यों नहीं लाता। हाँ यार, मेरा तो बहुत मन है क्रिकेट खेलने का, पर अब क्या? चल घर चलकर पबजी खेलेंगे। कम ऑन फ्रेंड्स, डोंट बी अ बोर। हम लोग ग्राउंड क्रिकेट ना सही, गली क्रिकेट खेलते हैं। तू मुंबई में रहती है अनन्या। यहाँ 5 फुट जमीन अगर दिख जाए तो लोग 6 फुट की गाड़ी खड़ी कर देते हैं। यहाँ कोई गली नहीं है जहाँ हम खेल सकते हैं। याद आया, अभी 3 दिन पहले मैं कॉलेज से आया था तो यही पास में पुरानी मस्जिद के पीछे एक छोटी सी गली है जहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई गाड़ी ना इंसान। वहाँ ट्राई करे। वो गली? अरे वाह, सुना है खतरा है, भूतिया जगह है वो, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं है। क्या कहा? भूतिया? लोग भी ना दकियानूसी बातें करते हैं, पर अच्छा है, इसी बहाने हमको खेलने की जगह मिल जाएगी। चलो सब लोग। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। चलना सनी, नाटक मत कर। तेरे बिना कैसे खेल सकते हैं? तू ही तो हमारा गावस्कर है। बढ़िया जगह है ना, मैंने ढूंढा। यहाँ कोई नहीं आता है, हम यहाँ आराम से खेल सकते हैं। अबे वो देख, राक्षस का सर। कितनी डरावनी जगह है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सनी सनी, बी अ मैन। चल विकेट लगा। देख उसकी, ये लड़की होके भी नहीं डरती है, और तू? व्हाट डू यू मीन लड़की होके? चलो टीम बनाओ और मैं दिखाती हूँ ये गेम लड़कियों का है या लड़कों का। यार कुछ भी हो, ये जगह है तो बहुत अजीब। स्पेशली वो सामने वाली कोठी कितनी पुरानी है और जाले लगे हुए हैं। लगता है इसमें कोई रहता नहीं होगा। भाई ये वो हवेली है, कहते हैं इसमें जो जाता है वापस नहीं आता। जरा ध्यान से खेलना, कहीं बॉल उधर ना जाए। हमने टीम बना ली है, चलो अब गेम शुरू। तो इस तरह से बच्चे गेम खेलने में व्यस्त हो गए। कम ऑन अनन्या, यू कैन डू इट। इनको दिखा दे। शॉट। ये क्या किया? सीधा हवेली में, सेकेंड फ्लोर पे गई है बॉल। इतना लंबा शॉट मारना आउट है। हम जीत गए, हम जीत गए। अभी इसे कैसे? तू बॉल लेके आ, मेरी बैटिंग अभी बाकी है।
बॉल बॉल मैं नहीं लाऊंगा, वो हवेली में मैं नहीं जाऊंगा। करण तू जा। अरे मैं तो बॉलर हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? कोई तो जाओ रे तुम्हारी टीम से। इसको भेजो। ना मुन्ना ना, रहने दो, तुमसे ना हो पाई, मैं जाती हूँ। शर्म करो कमीनो। पर अनन्या तुम अकेले मत जाओ, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। वाह वाह। देख भाई, हमको डर लगा तभी तो तेरे को चांस मिला अनन्या के साथ। रुको तुम लोग, हम बॉल लेके आते हैं। पक्का देखा ना तुमने कि सेकंड फ्लोर पे ही गई है? हाँ हाँ, टॉप फ्लोर ही गई है, मैंने देखा था। जल्दी जाओ और लेके आओ, और हाँ संभल के जाना। चल। अनन्या, लुक एट दिस। ये पेंटिंग कितनी अजीब है, और इस पे ये रेड पेंट तो जैसे सूखा भी नहीं है। बढ़िया, आर्टिस्ट अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। कई बार पेंट्स पे ग्लॉस यूज करके उसको एवर फ्रेश लुक दे सकते हैं। रियली एकदम इल्यूजन जैसा है। लेट मी टच। वेल, ये फ्रेश पेंट ही है, हाथ में लग गया। उप्स, फिर तो वाकई अजीब है। चलो ऊपर चलो, बॉल लेके निकलते हैं यहाँ से। इतनी बड़ी बिल्डिंग मुंबई के अंदर ऐसे ही वीरानी पड़ी है। आई एम श्योर इसका मालिक बहुत अमीर होगा, वरना यहाँ रियल एस्टेट तो। वेल, या तो वो या फिर कोई कोर्ट केस, भाई भाई में झगड़ा। न मैं लूंगा न तेरे को लेने दूंगा। पर सरप्राइज इस बात का है कि इसमें कोई इलीगली रहता क्यों नहीं। एक्चुअली बहुत जगह है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे तो ताला लगा है रवि, अगर सेकंड फ्लोर में भी हुआ तो कैसे मिलेगी बॉल? चलो देख लेते हैं, अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। यहाँ एक फोटो पड़ा है, एक जंगल में क्रिश्चियन ब्राइड अपने शादी के जोड़े में, और पीछे कुछ धुआं जैसा है। बॉनफायर वेडिंग क्या? बढ़िया है। एनीवे वो रही अपनी बॉल, अभी ले लेता हूँ। और चल यहाँ से निकलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे आज का गेम तो हम जीत जाएंगे। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? हवा रवि, और क्या, जस्ट पुल। रुक अनन्या, मैं खोलता हूँ। स्ट्रॉन्ग, आई एम इम्प्रेस्ड। ऊपर से कुछ आवाज आई। होगा यार कुछ। तू चलना, अब गेम कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक काम कर, मैं तो वैसे भी आउट हूँ, तू आगे चल और गेम शुरू करवा। मैं बस ऊपर एक नजर मार के आई। ओके है ना, जल्दी आना। बाय। करण ने कहा था कि सेकेंड फ्लोर टॉप फ्लोर है, फिर ऊपर तो मोस्टली टेरेस होगा। यहाँ तो एग्जिट ही नहीं है। ये स्टेयर्स तो और भी ऊपर जाती है, शायद और ऊपर होगी। ठीक है, अरे यहाँ भी वही थर्ड फ्लोर ही लिखा है और कोई दरवाजा नहीं। कुछ गड़बड़ है, मैं वापस जाती हूँ। ये क्या, ये तो सेकंड फ्लोर था ना? नो, ये नहीं हो सकता, ये भी थर्ड फ्लोर है।
फिर उस दिन के बाद अनन्या को किसी ने नहीं देखा। दरअसल उस बिल्डिंग में कोई थर्ड फ्लोर था ही नहीं। ये कहानी है शिमला की। शिमला एक मशहूर हिल स्टेशन है। हाय, मेरा नाम कार्तिक है। दोस्त, यहाँ ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी? मैं टूरिस्ट हूँ और 3 दिन रुकने वाला हूँ। साहब, पीक सीजन चालू है, इस वक्त कहीं होटल नहीं मिलेगा। ना होटल ना होम स्टे, सब गया हुआ है, माफ कीजिएगा। अरे कुछ भी इंतजाम कर दीजिए, मैं घूमने आ गया हूँ तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। भाई साहब, अब वो पहले वाली बात नहीं रही, सबको एडवांस में बुकिंग कराना होता है, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। कार्तिक निराश हो बाहर आया, पर तभी एक व्यक्ति जो उनकी बातें सुन रहा था, उसने कार्तिक से कहा, जनाब, आप तकलीफ में हैं। मैंने आपकी बात सुनी। मेरा नाम अशफाक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दरअसल मेरे पास एक बंगलो है जो मैं आपको रहने के लिए दे सकता हूँ 3 दिन के लिए। पूरा बंगला तो महंगा होगा ना, मैं अकेला ही रुकने वाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए 3 दिन का 6000 कर दूंगा। अच्छे आदमी लगते हैं आप। ठीक है, दिखाओ बंगला। आइए मेरे साथ। और फिर वो कार्तिक को एक बंगलो के पास ले आया। दूर से दिखा के बोला, अरे साहब, कुछ अर्जेंट काम याद आ गया। वो देखो, वो बंगलो है। आप हाँ कर दो तो मैं आपको चाबी दे देता हूँ। पैसे आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। वाह, बहुत सुंदर और बड़ा बंगला है, मुझे चलेगा। लाओ चाबी दो, मैं अंदर से देख लेता हूँ और पैसे भी भेज देता हूँ फौरन। अशफाक चाबी देके वहाँ से चला गया। कार्तिक भी फिर बंगलो के पास जाने लगा। थोड़ी ही दूर था तभी, ओ भैया, कहाँ चले जा रहे हो? यही बस सामने उस बंगलो में। अरे वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ किससे मिलना है? अरे वो बंगला मैंने किराए पे लिया है 3 दिन के लिए। भाई साहब, कहीं भी चले जाओ पर वहाँ मत जाओ, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने पैसे दे के लिया है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अच्छा, ऐसा क्या है वहाँ जो जान को खतरा है? प्रेत आत्मा का साया है। जब भी कोई अंदर जाता है या तो डर के भागता हुआ नजर आता है या मारा जाता है। बहुत किस्से हैं इस घर के, अखबारों में भी आता रहता है। और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आपके लिए ही बोल रहा हूँ। क्या कहा? प्रेत आत्मा, भूत पिशाच? देखो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कमजोर मन का भ्रम है और कुछ नहीं। खैर, मैं चलता हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरी बात मान जाओ मुसाफिर, यहाँ मत जाओ। चाय वाले के काफी मना करने के बाद भी कार्तिक ने एक न सुनी। वो बंगलो की तरफ चला गया। गेट का दरवाजा खोलते हुए पीछे देखा तो चाय वाला वहाँ नहीं था। छे, जाने कैसे कैसे गंवार लोग मिल जाते हैं। अच्छा हुआ चला गया। कार्तिक ने चाबी से मेन डोर खोला और अंदर गया। कितना आलीशान और साफ सुथरा घर है, जलने वाले कुछ भी बोलते हैं। काफी अच्छा घर दिया है अशफाक ने। चलो उसका पेमेंट भेज देते हैं। और कार्तिक ने फंड्स ट्रांसफर कर दिए। फिर वो चाय बनाने लगा। वाह, मजा आ गया। गर्मियों में भी शिमला कितना ठंडा है। चाय पियो और अखबार पढ़ो, जीने का असली मजा। अरे ये क्या हुआ? ये टेबल कैसे गिर गई? कहीं, अरे नहीं, खिड़की खुली हुई है, हवा का झोंका होगा। चाय भी नसीब नहीं हुई। बड़ी थकान है, मैं सो जाता हूँ। कार्तिक एक रूम में जाके लेट गया। फिर तभी उसे कुछ आवाज आई। अरे ये आवाज तो अंदर से आ रही है, पर घर में तो मेरे सिवा कोई नहीं है। कार्तिक ने फौरन बाहर आके देखा। बाहर स्टेयर्स से एक बॉल नीचे गिरती हुई दिखाई दी। ये तो सिर्फ एक बॉल है, पर ये ऊपर से कैसे आई? कार्तिक सीढ़ियों से ऊपर गया और देखा कि वहाँ किसी बच्चे का कमरा था जो काफी सजाया हुआ था। अरे ये कमरे का दरवाजा बंद कैसे हो गया? हवा बहुत तेज है शिमला में। उसने फौरन डोर खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। अरे ये दरवाजा जाम हो गया है, मैं तो अंदर फंस गया। अब क्या करूं? अरे ये बल्ब को क्या हुआ? ये अपने आप कैसे जल गया? ये देख के कार्तिक घबराने लगा। लगता है वो चाय वाला सच बोल रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई है? कोई है वहाँ? ये किसने मारा? कौन है यहाँ? तुम्हारी माँ। क्यों आए तुम यहाँ पे? मैं बस 3 दिन रुकने आया था। मुझे एक एजेंट ने ये घर किराए पे दिया है, पर तुम कौन हो?
ये घर मेरा है और कोई इधर पैर रखेगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ पता नहीं था। झूठ। मेरे अब्बू ने तुमको बाहर रोका था, तुमने उनको गवार बोला। अब मैं तुमको इसकी सजा दूंगा। ओ, वो चाय वाले तुम्हारे पापा थे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत। शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। मेरे काम? तुमने यहाँ कदम रखा है, अब तुम किसी के काम नहीं आओगे। पर ऐसा क्यों तुम हर मुसाफिर को मार देते हो? क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं और मेरे अब्बू, जिसने तुमसे पैसा लिया, वो मेरा चाचा है। उसने ही इस घर के लिए हम लोगों की जान ले ली, पर ये घर उसको भी नहीं मिला। ये घर सिर्फ मेरा है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर तुमको बदला चाचा से लेना चाहिए, जिसने तुम्हारी जान ली। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे सामने आओ। तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। लो, मैं सामने आ जाता हूँ। थैंक्स। कुछ चाचा से बदला लेना है। मैं किसी तरह से उसको यहाँ बुलाता हूँ और तुम उसके साथ जो चाहे करना। ठीक है, पर वो यहाँ कभी नहीं आता। उसको पता है कि उसकी जान को खतरा है। मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन कार्तिक ने अशफाक को फोन किया। हेलो अशफाक मियाँ। अरे तुम ठीक हो? कहो क्या काम है? ठीक हूँ। अरे बहुत मजे में हूँ। मुझे तुम्हारा दिया ये घर बहुत पसंद आया है। मैं 3 दिन नहीं, हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या तुम इसको बेचना पसंद करोगे? तुम खरीदोगे इस घर को? शिमला में जमीन महंगी होती है। 60 लाख का बेचूंगा, लोगे तुम? 60 लाख? 60 ज्यादा है। 55 में डन कर लो। हाँ बोलो तो मैं बयाना दे देता हूँ तुमको 2 लाख। 55? चलो डन। तुम बयाना फंड ट्रांसफर में दे दो। अरे नहीं, कैश देना है मुझे। 2 लाख अभी और बाकी अगले हफ्ते। तुम आकर ले लो यहाँ से। मैं आऊं? ये जिंदा है, मतलब अब भूत वहां पे नहीं होंगे। और घर का दाम भी अच्छा मिल रहा है। बार बार का तंटा खत्म। अच्छा चलो ठीक है, मैं पैसे लेने आता हूँ वहां थोड़ी देर में। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। फिर जैसा तय हुआ था, करीब आधे घंटे बाद अशफाक एक बैग लेके वहां पैसे लेने आया। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हाँ चलो, मैं ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। तुम मुझे बयाना दो तो मैं निकल जाऊंगा। 2 लाख रुपया दो, मैं अग्रीमेंट बनाता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? एग्रीमेंट तो हो चुका है, इसीलिए तो तुमको बुलाया है। बैठो, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। थैंक्स कार्तिक, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरा बदला पूरा होने पर ये घर तुम्हारा। ये आवाज कैसे आई? कौन है यहाँ पे? तुम्हारा भतीजा चाचू। मुझको भूले तो नहीं ना? खुशी नहीं। ये सुन के कार्तिक वहां से निकल आया। उसे नहीं मालूम उसके पीछे क्या हुआ, लेकिन वो अपनी जान बच जाने पर खुश था।